फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर लीगल लेक्चर सीरीज। तो पहले लेक्चर में हमने कुछ ग्राउंड्स और डाइवोर्स को लेकर पढ़ा। तो आज पार्ट 2 पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से ग्राउंड्स पर डाइवोर्स लिया जा सकता है और कैसे कोर्ट उन्हें इंटरप्रेट करती है। ठीक है, आज हम उस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और लेकिन थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, केस लॉज और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नोट्स आपको लिंक में ऑफकोर्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लोग फर्दर एक केस लॉ पढ़ने जा रहे हैं, नीरू समरा वर्सेस जतिन चंद्र शर्मा के बारे में। देखिए इस केस में क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व की कि मैरिज अगर इस हद तक टूट गई है कि उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। इस वर्ड को देखिए कि दैट द मैरिज इज ब्रोकन टू द एक्सटेंट दैट इज इट इरिट्रेवेबल। इरिट्रेवेबल मतलब होता है कि इसको दोबारा जोड़ नहीं पाया, जोड़ना इम्पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब दे आर बोथ मेंटली प्रिपेयर सच एन एक्सटेंट दैट इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू रीयूनाइट, टू रिकनसाइलेट द मैटर अगेन। तो इस केस में ये हुआ था कि कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि मैरिज को रिकवर किया जाए। तो डिक्री ऑफ डाइवोर्स को पास कर दिया गया था बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि आज के सिनेरियो में बहुत कॉमन है, अडल्ट्री। देखिए अडल्ट्री पहले तो ये क्राइम था, ठीक है, बट अब इसे मॉरली रॉन्ग तो कहा जा सकता है, बट ये इसे क्राइम नहीं कहते, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, बट हाँ एक ग्राउंड है इसके ये डाइवोर्स के लिए। तो रिसेंटली एक केस था जिसमें ये चीज़ पता चली थी। उस केस का नाम है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि इसे मॉरली रॉन्ग ग्राउंड डिसाइड किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी अमाउंट टू अ क्राइम। सो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि ये जो अडल्ट्री को एक क्राइम डिक्लेयर करना, कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि पनिशिंग अ मैन, अगर किसी भी पर्सन को, किसी मैन को इस चीज़ के लिए पनिश किया जाए, हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशन विद अ मैरिड वुमन विदाउट हर हस्बैंड कंसेंट वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी। मतलब ये ये फंडामेंटल राइट, जो राइट ऑफ इक्वालिटी को वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि अडल्ट्री एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का, बट ये मॉरली रॉन्गनेस के लिए आपको किसी को जेल नहीं भेजा सकता। ठीक है, तो अंडर 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि ये इसके लिए किसी पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता, बट हाँ एक ग्राउंड है। तो इस केस को 2019 में ये आया था जिसके थ्रू ये डिसीजन लिया गया था। अब देखिए इसमें पढ़िए कि कॉन्सेप्ट ऑफ अडल्ट्री क्या है। अडल्ट्री मे नॉट बी कंसिडर एज एन ऑफेंस, जैसे बहुत सारे कंट्री में है, बट हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू मैट्रिमोनियल एक ऑफेंस है, ठीक है, कि शादी को ये नुकसान पहुँचा सकता है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है फॉर सीकिंग अ डाइवोर्स। अडल्ट्री मीन्स द कंसेंशुअल वॉलंटरी इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन विद अनदर पर्सन, वेदर द अदर पर्सन एक मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, अपोजिट सेक्स का होना चाहिए, ठीक है। इवन द इंटरकोर्स बिटवीन द हस्बैंड एंड हिज सेकेंड वाइफ, कि अगर उसे डाइवोर्स हो चुका है पिछली वाइफ से, बट स्टिल having such kind of thing with that person, it is also amount to adultery, जिसके थ्रू कोई पर्सन डाइवोर्स ले सकता है। If the marriage considered under bigamy, the person liable for the adultery, अगर उनकी पुरानी शादी हो चुकी है but still they are committing the same offense, then it is amount to bigamy, it's also an adultery। देखिए जब 1976 में अमेंडमेंट किया गया था उसके बाद इस चीज़ को ऐड किया गया था अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अब देखिए गौर कैसे, देखिए केस लॉस तो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, बट आपको अगर लैंडमार्क जजमेंट के बारे में पढ़ना होगा उसका मैं अलग से लेक्चर बताऊंगी। सो इन दिस केस द वाइफ फाउंड हर हस्बैंड विद अदर गर्ल लाइन ऑन द सेम बेड एंड द नेबर ऑल्सो कन्फर्म रहता है। अब देखिए होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। कुछ केसेस में क्या होता है, आपको ऐसे एविडेंसेस को प्रूव करना पड़ता है जो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, जैसे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, किसी ने तो ऐसे केसेस में आपको ऐसे प्रूफ देने पड़ते हैं जिसमें ज़रा से भी डाउट ना हो। मतलब आपको 90% 99% तक की श्योरिटी चाहिए उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। बट इस तरह के ऑफेंस लाइक अडल्ट्री को प्रूव करने के लिए आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी बहुत होते हैं। जैसे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का मतलब होता है कि जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जिससे प्रूव हो जाए, जैसे कि आप जैसे कोई फ्रेक्वेंट मीटिंग्स 2 पर्सन के बीच आप शो कर दीजिए, उनके कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल मैसेजेस, और लेटर्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, कोई विटनेस है जिसने ऐसा करते हुए किसी इंसान को देख लिया,
ठीक है। अगर इन केस अगर कोई बच्चा पैदा भी हो जाता है तो उसके लिए डीएनए टेस्ट होता है, तो डीएनए टेस्ट के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है एडल्ट्री के बारे में। तो ये सब कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं। कुछ और केस लॉज हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि दास्ताना वर्सेस दास्ताना 1975 का केस है। इसमें इस चीज़ के बारे में बात की गई थी कि जो प्रोबेबिलिटी भी अगर शो हो जाती है ऐसा कुछ होने की, नॉट कम्प्लीटली कि ऐसा हुआ है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रिलायबल मानी जाती है। जैसे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक चीज़ होता है कि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है, मतलब प्रूफ करने का जो स्टैंडर्ड होता है उसमें हल्का सा भी डाउट ना हो। हाँ, ऑलमोस्ट 99% सर्टेनिटी होना चाहिए आपके प्रूफ में, ठीक है। बट इन केस ऑफ डाइवोर्स लाइक अडल्ट्री जैसे ऑफेंस में अगर 51% भी सर्टेनिटी है, आप ऐसा प्रूफ दे पा रहे हैं, ऐसे एविडेंसेस को कलेक्ट कर पा रहे हैं जिससे 51% भी चीज़ें प्रूफ हो जाती है, तो हाँ ये ग्राउंड माना जाएगा डाइवोर्स का। तो यही एक इस बारे में बात की गई है। अब एक और केस सचिंद्र नाथ चटर्जी वर्सेस नीलमा चटर्जी। इसमें क्या होता है कि पिटिशनर और डिफेंडेंट की शादी होती है आफ्टर मैरिज। देखिए इस केस लॉ में क्या होता है कि जो पिटिशनर डिफेंडेंट की शादी होती है, ठीक है, मैरिज के बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो छोड़ के जाता है वाइफ को कि वो टाउन में ऐसे कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले वाइफ, ठीक है, वो दूसरे शहर वर्क करने चला जाता है, ठीक है। वो अक्सर 2 महीने में 3 महीने में उससे मिलने आता रहता है, ठीक है। लेटर कुछ देर पता चलता है उसकी जो वाइफ है वो कमिट करती है एडल्ट्री, ठीक है, वो ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इज नेफ्यू वॉचमैन ऐसे पर्सन से वो इन्वॉल्व रहती थी। फिर प्लेंटिव अप्रोच करता है कोर्ट को कि डाइवोर्स ले ले इस ग्राउंड पे ऑफ द एडल्ट्री एंड पिटिशन वाज एक्सेप्टेड, मैरिज गेट डिसॉल्व। बट देखिए एक बात और, देखिए इसमें क्या होगा, केस तो सॉल्व हो गया कि डाइवोर्स मिल गया इस ग्राउंड पे। देखिए 1976 से पहले आपको उसी दिन दिखाना पड़ता है कि जिस दिन आपने मतलब कोर्ट में इस चीज़ के लिए डाइवोर्स लेने के लिए पिटीशन डाला कोर्ट में, उसी दिन अडल्ट्री जैसा क्राइम ऑफेंस कमिट हुआ। देखिए इसमें लिखा है कि prior to 1976 amendment, in order to seek divorce on the ground of adultery, a person had to prove that on the date of the petition his spouse was living in an adulterous relationship. बट जब ये मतलब इसका मतलब 1976 के बाद जब इसका अमेंडमेंट हुआ, ये मतलब आपको बस एक सिंगल वॉलंटरी ऐसा एक्ट करना एक बार भी किसी भी विथ अदर अपने स्पाउस के अलावा किसी और से, ये डाइवोर्स का ग्राउंड माना जाता है। अब देखिए इसमें ये किस सेक्शन में डिस्कस किया है, 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, 13 सब सेक्शन, तो देखिए ये होता है, सॉरी हाँ लिसन टू मी केयरफुली, 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1। देखिए ये तो होती है स्ट्रीट का नाम, ठीक है, ये होती है बिल्डिंग का नंबर, ये होता है हाउस नंबर। देखिए इतना डिटेल में आपको समझना पड़ता है। ये होता है मेन इंट्रोडक्शन इनसाइड सेक्शन 13 इन सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 इस चीज़ के बारे में बात करता है कि the burden to prove that the spouse committed the offense of adultery is the person who made such allegation। जो इस चीज़ को लेके एलिगेशन लगाता है अपने स्पाउस पे, अपोजिट पार्टनर पे, उससे इसको प्रूव करना पड़ता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है तो द पर्सन हु मेड द एलिगेशन, ठीक है, वही प्रोबेबिलिटी वाली बात हुई। अब देखिए एक और केस लॉ है, सैमुअल बहादुर सिंह वर्सेस स्मृति रोशनी सिंह। इसमें पॉइंट किया कि मेल एंड वेमेन आर लिविंग टुगेदर इन द सेम रूम। अगर एक छत के नीचे मेल और फीमेल टुगेदर रह रहे हैं, ये एक अच्छा खासा ग्राउंड है ये प्रूव करने के लिए, ये एक अच्छा खासा एविडेंस माना जाता है टू प्रूव अडल्ट्री, क्योंकि कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं, इफ मेल एंड फीमेल आर लिविंग इन द सेम रूफ एंड इट डज नॉट अमाउंट टू अडल्ट्री, इट इज सिंपली एन अडल्ट्री। अब देखिए क्या क्या कंडीशंस होती है, एसेंशियल्स, ऐसे ग्राउंड्स में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में मान लिया जाएगा कि पर्सन अडल्ट्री जैसा ऑफेंस को कमिट कर रहा है। सबसे पहले मेल एंड फीमेल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ही घर में मेल और फीमेल साथ में बहुत लंबे समय तक रहे, किसी भी तरह के मैरिज और किसी तरह अदर रिलेशनशिप से वो कनेक्टेड नहीं है। हाँ, वो अपने स्पाउस के पास रिटर्न करने के लिए मना कर रहे हैं। बोथ द पार्टीज कैन नॉट डिनाई अडल्ट्री बिकॉज ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं ये सब शो करते हैं कि दे आर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। तो इतनी एविडेंसेस बहुत है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो चेतन दास वर्सेस कमला देवी केस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसमें क्या होता है, चेतन दास की शादी होती है कमला देवी जी से, ठीक है, दोनों मैरिड होते हैं, लाइक पूरा हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है। देन बाद में पता चलता है कि जो एपेलेंट है, मतलब चेतन दास जी एपेलेंट है और जो कमला देवी वो रिस्पॉन्डेंट है। पता चलता है चेतन दास का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, वो भी हॉस्पिटल में, वो भी नर्सेस के साथ, और उनकी जो वाइफ होती है इस रिगार्ड में चली जाती है उसको छोड़ के। फिर वो जाते हैं केस कोर्ट में, क्या का कौन, चेतन दास जी, वो कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं कि that the allegation made by the respondent, her act of deserting him without any reasonable cause
मतलब ये जो एलिगेशन लगाया है रिस्पोंडेंट ने, मतलब कमला देवी जी ने, और जो भी उनका जो तरीका है हमें छोड़ देने का किसी भी रीज़नेबल कॉज के, जिस वजह से इनको मेंटल टॉर्चर हो रहा है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि मैन कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। अब देखिए ये गलत भी कर रहे हो, बाद में ये ब्लेमिंग भी लगा रहे कि वो ऐसा कर रही, मुझे छोड़ के चली गई। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि डाइवोर्स तो नहीं दिया जाता जस्ट बिकॉज कमला देवी रेडी थी इस रहने के पर, साथ उनके साथ रहने के लिए दोबारा तैयार थी, बट एक उन्होंने कंडीशन ये रखी कि वो किसी भी वुमेन के साथ अडल्ट रिलेशनशिप को छोड़ देंगे और वापस से मेरे साथ सही से रहेंगे। अब एक और केस लॉ इंपॉर्टेंट है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए इस केस में मैं ओवरव्यू व्यू बता रही हूँ, इसमें ये बताया गया था कि अडल्ट्री एक ऑफेंस नहीं है, मतलब एक क्राइम नहीं है, बट ये आई की ग्राउंड है डाइवोर्स का। थोड़ा सा फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए एसेंशियल्स क्या क्या है अडल्ट्री के। सबसे पहले अपोजिट सेक्स से जब वो पर्सन मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे इंटरकोर्स होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स वायलेंटली होना, कंसेंशुअल होना चाहिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिस समय ऐसा कुछ हो उस समय वो मैरिज सब्सिस्ट कर रही, मतलब मैरिज एग्जिस्ट कर रही हो। और कुछ सफिशिएंट सर्कमस्टेंशियल जो मैंने बाद में डिस्कस किए थे कि चैट्स हों, व्हाट्सएप के चैट्स हों, और ये सारे एविडेंसेस, ठीक है, उसके थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रीपॉन्डरेंस मतलब 100% तो अश्योरिटी नहीं चाहिए ना आपको अपने एविडेंसेस पे, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को भी दे के आप इस ग्राउंड को प्रूव कर सकते हैं। अब क्रुएल्टी क्या होता है? किसी भी तरह का मेंटल फिजिकल टॉर्चर क्रुएल्टी कराता है, ठीक है। देखिए कोई भी अगर स्पाउस अपने दूसरे पार्टनर को मार रहा है, हेड इंजरी दे रहा है, बॉडी में चोट दे रहा है, हाँ, देखिए ऐसा नहीं कि आप फिर सिर्फ इसको फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं मार के, पीट के, डंडे से, बट एक तरह का मेंटल टॉर्चर, आप उसको बबल टोक या टिप्पणी कर रहे हो, आप उसको पब्लिक में, उसके फ्रेंड्स के सामने, उसकी फैमिली के सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उसको डिमीन कर रहे हो, उसको डाउन कर रहे हो। ही और शी इज़ नॉट अर्निंग वेल, ही इज़ और शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज हर और हाउस होल्ड। तो अगर इस बेसिस पे भी आप अगर उसको मेंटल टॉर्चर देते तो भी क्या होगा, आप क्रुएल्टी के लिए डाइवोर्स फाइल कर सकते। देखिए क्या क्या कंडीशन थी। देखिए हस्बैंड बाय वाइफ, मतलब एक वाइफ किस तरह हस्बैंड को मेंटल टॉर्चर दे सकती है, कैसे। देखिए मेंटल क्रुएल्टी क्या क्या है। उसके फैमिली के सामने और फ्रेंड्स के सामने उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको इंसल्ट करना, ठीक है। देन अगर हस्बैंड वाइफ, देखिए ह्यूमिलिएटिंग, देन अंडरटेकिंग टर्मिनेशन प्रेगनेंसी विदाउट हस्बैंड कंसर्न, अगर हस्बैंड की मर्जी के बिना अगर कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ये भी एक क्रुएल्टी का ग्राउंड माना जा सकता है। अगर आप झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं अपने हस्बैंड पे तो भी एक ग्राउंड माना जाएगा डाइवोर्स का। फिर डेनियल फॉर फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट द वैलिड रीजन, आप किसी भी वैलिड रीजन के बिना मना कर रही हैं किसी भी तरह फिजिकल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अगर वाइफ का किसी से अफेयर है, अगर वाइफ किसी तरह इमोरल लाइफ जी रही है, मतलब उसको उठने का समय, ना सोने का समय, एक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस तरह रहता है वैसे वो रह ही नहीं रही, तो भी एक ग्राउंड है। अगर वो कॉन्स्टेंटली गलत तरीके से पैसे खर्च करी, जो उसकी मतलब स्पाउस की, जो उसके पार्टनर की जो सैलरी उसके ज़्यादा उस हिसाब से नहीं रह रही है, वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रही है, तो भी ग्राउंड माना जा सकता है। एग्रेसिव बिहेवियर वाइफ का, कि अगर वो बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की है और वो बहुत ही पेरेंट्स के साथ क्रुएल्टी वाला बिहेवियर शो कर रही है, तो भी ये वैलिड ग्राउंड माना जाएगा डाइवोर्स का। अब देखिए अब वाइफ के अगेंस्ट कौन कौन से तरीके से हस्बैंड क्रुएल्टी कर सकता है। अगर वो झूठा आरोप लगाता है अडल्ट्री का, डावरी मतलब आप उससे दहेज को मांग रहे हैं, हाँ, हस्बैंड इम्पोर्टेंट, ही इज़ नॉट कैपेबल टू हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और कोहैबिट अ चाइल्ड, फोर्स टू अबॉर्ट अ चाइल्ड, अगर वो चाइल्ड को अबॉर्शन के लिए फोर्स करता है, अगर वो हस्बैंड ड्रंक करता है तो भी एक वैलिड ग्राउंड माना जाता है। अगर हस्बैंड का कहीं अफेयर्स है, हस्बैंड इमोरल लाइफ जी रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर है, अगर वो फैमिली और फ्रेंड्स के सामने ह्यूमिलेट कर रहा है वाइफ को, तो भी वैलिड ग्राउंड माना जाएगा डाइवोर्स का। अब देखिए नेक्स्ट है डिजर्शन। डिजर्शन मतलब ये नहीं होता है, ये डिजर्शन मतलब होता है कि अपनी इच्छा से, ये डिजर्शन मतलब होता है कि किसी की अपने स्पाउस को परमानेंटली छोड़ देना है किसी वैलिड रीज़न के बिना, ठीक है। रुकिए 2 मिनट। ये डिजर्शन का मतलब देखिए, ये डिजर्शन जो हमारा ये ग्राउंड है वो 13 क्लॉज सब सेक्शन 1 सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज IB के थ्रू इसमें डिजॉल्व किया जाता है। वन पार्टी हैज़ डिजर्टेड द फॉलोइंग 2 कंडीशन। देखिए डिजर्शन का मतलब यह होता है जब एक स्पाउस, मतलब जैसे एक स्पाउस बिना किसी रीज़नेबल कॉज के
अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर परमानेंट तरीके से रिलेशन तोड़ देता है, वापस आने का कोई इरादा नहीं रहता, यानी कि सेपरेशन हो रहा है वो विलफुल हो रहा है, दोनों की इच्छा मतलब विलफुल हो रहा है, सेपरेशन विदाउट कंसेंट और इंटेंशन टू कोहैबिट, दोबारा जुड़ने के इंटेंशन के अलावा वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि फैक्टम ऑफ डिजर्शन, एक्चुअल सेपरेशन हो चाहिए, वो लोग साथ में नहीं रह रहे हो, मतलब फैक्टम ऑफ डिजर्शन, एनिमस डिसरेंडी, एनिमस डिसरेंडी मतलब इज इंटेंशन टू डिजर्ट होना चाहिए, मतलब मैच को ख़त्म करने के इरादा से वो लोग बाहर अलग रह रहे हों, तो एनिमल डिसरेंडी सेकेंड एलिमेंट है। पहला फैक्टम ऑफ डिजर्शन, देन एनिमल डिसरेंडी, देन विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कॉज के वो लोग अलग रह रहे हो, बिना किसी के, और विदाउट कंसेंट, और कंटिन्यूस फॉर 2 ईयर, और एटलीस्ट 2 साल उससे वो लोग अलग रह रहे हों। अब देखिए 1976 के अमेंडमेंट से पहले कि जो डिजर्शन था वो एक ग्राउंड था जस्ट फॉर जुडिशियल सेपरेशन, वो लोग कुछ मतलब दोनों को अलग करने का एक ग्राउंड था, बट डाइवोर्स का नहीं था। बट आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 1976 इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्राउंड फॉर अ डाइवोर्स। अब देखिए 2 साल तक इमीडिएटली बिफोर फाइंड द पेटिशन इज वैलिड ग्राउंड टू सीक डाइवोर्स एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन। देखिए इसको इस सेक्शन ये है इसका, मलाती रावी वर्सेस बीवी रावी 2014। इस केस में क्या होता है, देखिए हमने बात की थी एनिमस डिसरेंडी, मतलब एनिमस डिसरेंडी एक लैटिन फ्रेज है, एक लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है एक्चुअल सेपरेशन होना चाहिए, मतलब इंटेंशन होना चाहिए मैच को ख़त्म करने का। अगर वो इंटेंशन नहीं होगा तो भी आप इस ग्राउंड में डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। देखिए इस मलाती रावी वर्सेस बीवी रावी में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया अगर कोई एविडेंस नहीं ये प्रूव करने के लिए कि जो वाइफ का इंटेंशन था क्या करने का, मैरिज को ख़त्म करने का, तब तक कोर्ट ये ऑर्डर नहीं पास करेगी डाइवोर्स के लिए। देखिए लास्ट लाइन लिखिए कि इंटेंशन टू एंड मैरिज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट दैट इज एनिमल डिसरेंडी मस्ट एग्जिस्ट, कि इंटेंशन होना चाहिए मैरिज को ख़त्म करने का। अगर इफ़ देयर वाज नो डिजर्शन फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 years इमीडिएटली बिफोर द प्रेजेंटेशन द पिटीशन और इफ द पार्टीज इट नो डाइवोर्स कैन बी ग्राउंडेड। अगर 2 सालों तक किसी भी तरह का आप ये नहीं प्रूव करते कि हाँ एनिमल डिसरेंडी होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। अब देखिए रंजीत कौर वर्सेस सुरेंद्र सिंह गिल में क्या हुआ था कि मीनिंग और डिजर्शन एज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू परमानेंटली अबॉन्डन द स्पाउस विदाउट देयर कंसेंट रीजनेबल कॉस्ट। 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक फैक्टम ऑफ डिजर्शन, कि एक्चुअल सेपरेशन होना चाहिए, वो लोग एक साथ नहीं रहना चाहिए। एनिमल्स डिसरेंडी दैट मीन्स इंटेंशन होना चाहिए कि वो मैरिज को ख़त्म करना चाहते हैं बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना वैलिड रीज़न के, दूसरे स्पाउस की मर्जी के बिना, कंटिन्यूसली फॉर 2 years। 3 ही 5 ग्राउंड्स हैं जो कि एसेंशियल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स। अब एसेंशियल क्या है, परमानेंट अबॉन्डेंट ऑफ अदर स्पाउस। परमानेंट अबॉन्डेंट जिसका मतलब होता है कि फैक्टम ऑफ डिजर्शन, रिजेक्शन होना चाहिए जो भी मैरिज के ऑब्लिगेशन होता है किसी विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस। तो ये सब इंपॉर्टेंट केस है। बिपिन चंद्र वर्सेस जयसिंह भाई साहब वर्सेस प्रभावती। इस केस में क्या होता है, रिस्पॉन्डेंट लीव कर छोड़ देता है हाउस विद द इंटेंशन टू अबॉन्डन हिज लाइफ। इसका इंटेंशन होता है अपनी वाइफ को छोड़ देना, वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि एनिमस डिसरेंडी। लेटर द वाइफ अप्रोचेस द कोर्ट। अब देखिए वाइफ दोबारा आती है कोर्ट में, बट द डिफेंडेंट प्रूव दैट इवन दो ही लेफ्ट द हाउस। मतलब जो मेल पर्सन होता है वो छोड़ के चला जाता है घर, ठीक है, वो घर छोड़ के चला जाता है और फिर उसकी वाइफ जाती है कोर्ट में, फिर वो कहती है कि प्रूव डेट इवन दो ही हैड लेफ्ट द हाउस विद द इंटेंशन टू डिजर्ट। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं तो इस इरादे से, हाँ मैं गया था कि मैं मैरिज को ख़त्म कर दूँ, बट उसने कोशिश की थी वापस आने के लिए, हाँ, हियर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डिजर्शन। उसने ट्राई किया था, दैट मीन्स इट्स इनफ। अब एक और ग्राउंड होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन मतलब आप दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हो, तो भी इसको वैलिड ग्राउंड माना जाता है डाइवोर्स का। अगर वो बिना कंसेंट के दूसरे स्पाउस के वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है, देन एक रेमेडी होता है। जैसे ए हिंदू वाइफ है, ठीक है, ए आ हिंदू हैज़ अ वाइफ बी, ए और बी, ए मतलब एक हिंदू है, उसकी जो वाइफ है बी, उसके 2 बच्चे हैं। अब ए जाता है चर्च में और कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में विदाउट द कंसेंट ऑफ बी, बिना बी की परमिशन लिए, तो बी जाके कोर्ट में इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकती है। अब इसमें क्या होता है, सुरेश बाबू वर्सेस लीला। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेता है और दूसरी वुमेन से शादी कर लेता है। हियर द वाइफ लीला फाइल्ड अ केस एंड डिमांडेड डाइवोर्स। अब लीला जी जाती हैं और केस कोर्ट में डाइवोर्स मांगती हैं।
विदाउट हर कंसेंट एंड क्रुएल्टी, मतलब इस ग्राउंड पे कि इन्होंने हमारे साथ क्रुएल्टी की, ओके, हमारे बिना कंसेंट के इन्होंने दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी एक ग्राउंड माना जाता है डाइवोर्स का। अब देखिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड मतलब पागलपन, अगर आपका स्पाउस पार्टनर पागल हो चुका है, वो मेंटली साउंड ही नहीं है, ठीक है, दैट इज दैट कंडीशन यू कैन टेक डाइवोर्स। इंसैनिटी मीन्स व्हेन द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब वो पर्सन ना मेंटली मतलब ऐसे डिसीज से पीड़ित हो जाता है जो सही नहीं किया जा सकता, वो एक अननेचुरल वे में बिहेव करने लगता है, वो कॉन्शियसली नहीं बिहेव करता, ऐसे डिसीज से वो पीड़ित है जिसको क्योर ना किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि जो रिस्पोंडेंट है हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली, अब इंटरमिटेंटली मतलब क्या होता है, बार बार रुक रुक कर उसको कोई ना कोई झटके दौरे आते रहते हैं, उस एक्सटेंट तक, मतलब इस सीमा तक आते हैं कि कैन नॉट बी रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट, ऐसी कंडीशन में उसको पागलपन के दौरे आते हैं कि उसके साथ रहना ही इम्पॉसिबल ना हो, तो भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं इस ग्राउंड पे। अब विनीता सक्सेना वर्सेस पंकज पंडित, इस केस में क्या होता है कि पिटिशनर फाइल करता है केस को टू गेट अ डाइवोर्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट द ग्राउंड दैट द रिस्पोंडेंट वाज सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, इसको इस नाम की बीमारी से वो पीड़ित रहता है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। सी केम टू नो आफ्टर हर मैरिज हियर, अब उसको शादी का पता चलता है उसको ऐसी बीमारी है। अब कोर्ट ने इस ग्राउंड पर डाइवोर्स दे दिया हस्बैंड को। अब देखिए और ऐसे केस लॉस तो आपको बहुत मिलेंगे, इसको हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। तभी अब चलते हैं हमारे लेप्रोसी को लेके। देखिए जो लेप्रोसी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब समझे आप एक ऐसे इन्फेक्शन डिसीज़ से पीड़ित है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बहुत सारे, जैसे कि लेप्रोसी एक ऐसा इन्फेक्शन डिसीज़ है जो वो स्किन को अफेक्ट करता है, नर्व्स को अफेक्ट करता है, हाँ, और बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करता है। अगर किसी स्पाउस के सीरियस और कम्युनिकेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी तो दूसरा स्पाउस डाइवोर्स फाइल कर सकता था, लेकिन बिफोर 2019 से पहले, बट आफ्टर हमारे मॉडर्न टाइम में क्या हुआ ना कि इसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन हैं उसने लेप्रोसी जैसी बीमारी को क्योर करने के लिए अच्छी खासी मेडिसिन बना दी है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हो गई है और ये आउटडेटेड है, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। अब लेप्रोसी इज़ नो लॉन्गर ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इन इंडिया, अब इसके ग्राउंड पे आप डाइवोर्स नहीं ले सकते। देखिए पहले 2019 से पहले सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के थ्रू आप डाइवोर्स ले सकते थे, क्योंकि इससे पहले ये इनक्योरेबल डिसीज़ माना जाता था, बट अब नाउ मेडिकली इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि अब ये लीगली इससे रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ये हमारा ये इम्प्रूवमेंट मतलब कर सकते हैं तभी। अब एक और केस है स्वराज लक्ष्मी वर्सेस जीजी पद्मावत, हस्बैंड फाइल द केस फॉर ग्रांटिंग द डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड लेप्रोसी, ही क्लेम्ड दैट हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल लेप्रोसी विद द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, हियर ही सक्सीडेड इन गेटिंग द डाइवोर्स। ये सब 2019 से पहले की बात है, अब आप देख सकते हैं 1998 का केस लॉ है। अब इसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो ये ग्राउंड नहीं माना जाता। वेनरल डिसीज़ का मतलब क्या होता है, वेनरल डिसीज़ मतलब ऐसे डिसीज जो एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। A and B married on 9 September. Later, he suffered from venereal disease and it is incurable. अब ऐसा डिसीज़ हो गया वेनरल डिसीज। देखिए वेनरल डिसीज़ का मतलब होता है कि वेनरल डिसीज़ को पहले हम लोग जानते हैं 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 के थ्रू, इस ग्राउंड के थ्रू आप डाइवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। वेनरल डिसीज़ का मतलब होता है ऐसे भी कोई भी डिसीज़ जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, लाइक सिफिलिस, गोनोरिया, HIV, एड्स। अगर ऐसे कम्युनिकेबल डिसीजेस से कोई भी स्पाउस इन्फेक्टेड है, देन इट कैन बी अमाउंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट टू बाई अ ग्राउंड फॉर अ डाइवोर्स, ठीक है। जिस टाइम अब ये सब एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, कैलामाइडिया, HIV ऐसे इंपॉर्टेंट बीमारियों से अगर वो पीड़ित है। बट एक और चीज़ 2019 लेप्रोसी के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब लेकिन ये जो हमारा ये वेनरल डिसीज़ है वो आज भी ग्राउंड माना जाता है डाइवोर्स के लिए। अब रिनंसिएशन का मतलब सिंपल है, सिंपल। देखिए रिनंसिएशन के ग्राउंड पे 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के थ्रू डाइवोर्स लिया जा सकता है। 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 मतलब वेनरल डिसीज़, उसके बाद 13 क्लॉज 1 सबसेक्शन 6 के थ्रू आप रिनंसिएशन के थ्रू डाइवोर्स ले सकते हैं। अब देखिए रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब एक स्पाउस, ठीक है, वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पस के लिए वो संन्यास लेता है, दुनिया त्याग देता है, सन्यासी बन जाता है, वो कम्प्लीटली सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, अपने आप को सोसाइटी से हटा लेता है। उसका स्पिरिचुअल इंटेंशन होता है, नॉट पर्सनल, वो छोड़ के नहीं जाता, डिजर्ट नहीं करता अपने स्पाउस को, वो अपनी पर्सनल अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट के लिए वो छोड़ देता है, चाहे वो कंसेंट से जाए या बिना कंसेंट के जाए।
तो इसका भी रिजल्ट होता है मैरिटल लाइफ को एंड करना। कोई भी स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती है कि कितने स्पेसिफिक लिमिट तक वो छोड़ना चाहिए। अगर वो चला गया दैट मीन्स उसने किसी रिलीजियस ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया, संन्यास को ज्वाइन कर लिया। बाय शोइंग दैट द पर्सन हैज़ फॉर्मली एंटर्ड अ रिलीजियस ऑर्डर। अब देखिए डिजर्शन स्पाउस, और इसमें यही डिफरेंस है जो हमारा डिजर्शन है 13 क्लॉज 1 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज IV के थ्रू आप डाइवोर्स ले सकते हैं, किसके डिजर्शन के थ्रू। बट 13 क्लॉज 1 सब सेक्शन 6 के थ्रू आप रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। दोनों चीज़ सिमिलर है बट हाँ दोनों के कुछ डिफरेंसेस हैं। लाइक जो एक दूसरे, अब इसका डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिनंसिएशन, देखिए रिनंसिएशन का मतलब होता है इट मीन्स व्हेन वन ऑफ द स्पॉट डिसाइड टू रिनंसिएट द वर्ल्ड। अगर वो दुनियादारी छोड़ देता है और भगवान की खोज में लग जाता है, उसका ये जो संन्यास जो हमारा लास्ट स्टेजेस ऑफ होता है आश्रम का, उसको धारण कर लेता है, तो दूसरी पार्टी डाइवोर्स ले सकती है इस ग्राउंड पे। जैसे A एंड B गॉट मैरिड, A और B की शादी हो जाती है, वो लोग अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। अब एक दिन A के मन में ख्याल आता, वो दुनिया छोड़ने के लिए डिसाइड करता है। अब यार B के पास ये राइट है, ये अथॉरिटी है कि इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले ले। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, अब आपको लग रहा है कि कोई 6-7 सालों से आप उसके बारे में सुने ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। इन दिस केस द पर्सन इज प्रेज्यूम्ड टू हैव डाइड इफ द फैमिली और फ्रेंड्स, जितने भी उससे रिलेटेड उससे जुड़े हुए लोग हैं, किसी के पास उसकी जिंदा रहने की कोई भी न्यूज़ नहीं फॉर 7 ईयर्स, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड माना जाता है डाइवोर्स का। अब देखिए इसमें क्या होता है, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस अनुराधा, इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डेथ ऑफ अ पर्सन कैन बी प्रिज्यूम ओनली आफ्टर लैप्स ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर्स एटलीस्ट एक टाइम पीरियड मैंडेटरी रखा गया है कि विदाउट बिफोर दिस आप नहीं कह सकते कोई पर्सन की डेथ हो गई हो। अब हम लोग दूसरा केस लॉ पढ़ने वाले हैं, प्रकाश चंद्र वर्सेस परमेश्वरी 1987। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक वेमेन वॉज वो इंटर कर जाती है करीबा मैरिजेस में। अब करीबा मैरिज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी तरह की रीमैरिज का कॉन्सेप्ट करीबा मैरिजेस। इसमें क्या होता है कि जो विडो होती है अगर उसका हस्बैंड मर जाता है या फिर कहीं चला जाता है तो उसको ये एक अथॉरिटी मिलती है कि उसके ब्रदर या किसी भी क्लोज रिलेटिव से एक सिंपल कस्टमरी प्रैक्टिसेस के थ्रू वो शादी दोबारा कर ले। इसका जो मेन अल्टीमेट करीबा मैरिज का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता था कि सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उस विडो महिला को, और वो जितनी भी फैमिली लिनेज की जो भी प्रॉपर्टी उसी फैमिली में रहे, और जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो सब ना हो। इसमें क्या होता है 7 राउंड्स नहीं होते हैं, हाँ किसी भी तरह का मंत्राज नहीं होता, एक सिंपल सेरेमनी होती है कि इसमें क्या होता है एक टोकन ऑफ एक्सचेंज होता है किसी भी तरह का। देखिए इसको लीगल स्टेटस मिलता है कि नहीं करीबा मैरिजेस को। अब इसको वैलिड टाइम माना जाता है अगर बोथ पार्टीज आर हिंदूज, किसी के पास भी लिविंग स्पाउस ना प्रेजेंट हो, और ये कंसेंट और फ्री कंसेंट के थ्रू मतलब मैरिज हुई है। अक्सर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे इलाकों में ये करीबा मैरिजेस देखा जाता है। हाँ इसमें क्या होता है हस्बैंड के ब्रदर से शादी कर दी जाती है। अगर अब देखिए इस केस में क्या होता है कि अब वेमेन वॉज आस्क्ड टू एंटर करीबा मैरिज विद हर ब्रदर इन लॉ फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। देखो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब जस्ट फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कि वो बच्चे को एक जन्म दे सके, घर के वारिस को जन्म दे सके, क्योंकि उनके जो हस्बैंड उनको लग रहा था कि वो लैनेटिक है, वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो डिस्चार्ज हुए थे आर्मी से। कुछ कोई वहाँ पर इंजरी हो गई होगी। ही वॉज नॉट हर्ड आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद उनके बारे में सुना नहीं गया था, तो उन्होंने उनकी वाइफ या उनके फैमिली वालों ने सोचा कि वो डेड हो चुके हैं। ठीक है, ये सेकेंड मैरिज को अलाउ करते हैं द स्पाउस वॉज नॉट हर फॉर 2 or 3 years, विच मीन्स दैट दे प्रिज्यूम द डेथ ऑफ द स्पाउस विद इन दिस ईयर। मतलब उनको ऐसा लगा 2-3 साल तक नहीं सुना उनके बारे में, तो हाँ उनकी डेथ हो गई। अब देखिए जब उसके साथ बुरा ट्रीटमेंट हुआ किसके बाद द्वारा, उनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा जिनसे शादी की गई थी दोबारा उस वुमेन की, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब उसने डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की बट ऑल द एलिगेशन वर डिनाइड बाय द अपोजिशन पार्टी। द कोर्ट इन दिस केस ऑब्जेक्टेड सच अ कस्टम इज नॉट जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द करीबा बिटवीन द वुमेन एंड ब्रदर इन लॉ डज नॉट इट्सेल्फ रिजॉल्व द फर्स्ट मैरिज बिटवीन हर हस्बैंड। देखिए ऐसा नहीं है कि करीबा मैरिज होने के बाद उनकी जो मैरिज थी उनके फर्स्ट हस्बैंड से वो डिजॉल्व हो जाएगी, वो चल रही थी, और 7 साल एटलीस्ट तक उनके सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। 7 साल हो जाए तब तक वो वैलिड माना जाएगा कि वो जिंदा हैं। तो ऐसा कोई पीरियड भी नहीं था कि 7 ईयर्स, बट जस्ट 2 or 3 years के ग्राउंड पे उन्होंने ऐसा मान लिया तो हस्बैंड डेथ हुई, तो इससे मैरिज को डिजॉल्व नहीं किया गया। वो चल रही थी। जैसे ए वॉज मिसिंग फॉर द लास्ट 7 years, ए गायब था 7 सालों से, और उसकी वाइफ डज नॉट गेट एनी न्यूज़ अबाउट हिम, किसी भी फ्रेंड से रिलेटिव से उसको न्यूज़ नहीं मिली। अब हियर वी कैन अप्रोच द कोर्ट एंड आस्क फॉर डाइवोर्स। अब यहाँ वाइफ जाके डाइवोर्स ले सकते हैं। अब म्यूचुअल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। 13 म्यूचुअल कॉन्सेप्ट
देखिए म्यूचुअल कंसेंट से आप कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं। 13B हमारा सेक्शन बात करता है इसके लिए। तो अगर कोई पर्सन फाइल करता है पिटीशन को म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेने का, अगर दोनों पार्टी अग्री होते जाते हैं कि अगर वो 1 साल तक वेट करते हैं, मतलब 1 साल मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है कि 1 साल तक आपको ये शो करना पड़ेगा कि हम दोनों बहुत सालों से एक साथ नहीं रह रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कि आज शादी हुई दूसरे दिन जाकर कह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से कि भाई मुझे डाइवोर्स आई, जस्ट यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर before asking for the divorce। देखिए there was no provision related to divorce by mutual consent। 1976 तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। बट जब हमारा 1976 में अमेंडमेंट हुआ, जो हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 13B, तो उसके थ्रू ये एक्शन ये ऐड किया गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट होता है रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। देखिए प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है ये जो लॉ होगा ये फ्यूचर के लिए ही एप्लीकेबल होगा, नॉट इसके पहले, 1976 से पहले के लिए वैलिड नहीं होगा। बट ये रिट्रोस्पेक्टिव है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब समझते हैं, अगर 1976 के पहले भी कोई ऐसी शादी हुई है तो उसको फ्यूचर में आप म्यूचुअल कंसेंट से आप उसको डिसॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन बोथ द पार्टीज कैन जॉइंटली फाइल अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ ईयर और मोर। अगर वो ऐसा शो कर दें कि हम लोग काफ़ी सालों से साथ नहीं रह रहे, कि दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर मैरिड लाइफ, तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने म्यूचुअल डिसाइड कर लिया मैरिड लाइफ को एंड करने के लिए। तो इसके मतलब 6 मंथ के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ, विच दे कैन ब्रिंग द मोशन अगेन द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन इफ द पार्ट डिड नॉट कम आफ्टर 6 months विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ द पिटीशन वॉज फाइल्ड इट वॉज रिप्रेजेंट दैट दे हैव विथड्रॉन द पिटीशन। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है कि देखिए इस सेक्शन ये भी प्रोवाइड करता है कि पार्टीज को 6 महीनों तक वेट करना पड़ेगा। और 6 महीने बाद उनको वापस से कोर्ट ने इस मोशन को लेके बात करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब उनको 6 महीने से पहले भी नहीं आना है और 6 महीने के बाद आना है, मतलब 18 months के पहले। अगर वो वापस आ जाते हैं तो वो कोर्ट में जाके डाइवोर्स ले सकते हैं। बट अगर वो 18 months तक नहीं आते हैं, इट वुड बी प्रेज्यूम्ड दैट दे हैव विथड्रॉन द पिटीशन, तो उन्होंने डाइवोर्स के लिए पिटीशन को विड्रॉ कर लिया है, तो कोर्ट वापस से इसको ख़त्म कर देगी। ठीक है, अगर वो इस मंथ से पहले आ जाते हैं 18 months से बिफोर, तो ऑफ कोर्स दे विल बी ग्रांटेड द डाइवोर्स। अब इसके एसेंशियल कंडीशन क्या होते हैं, जो पिटीशन होना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से तो दोनों पार्टीज़ को प्रेजेंट होना पड़ेगा। दे मस्ट बी लिविंग सेपरेटली, उनको 1 साल से ज़्यादा अलग रहना पड़ेगा। वो दोनों अग्री हैं म्यूचुअली टू ब्रिंग देयर मैरिड लाइफ टू एंड। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग मैरिड लाइफ, उनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं पड़ी है कि वो दोबारा मैरिज को कंटिन्यू कर सके। देखिए इसमें क्या है, लक्ष्मी बाई वार्ड वर्सेस प्रमोद। इसमें क्या होता है, वाइफ ने चैलेंज किया कि डिक्री ऑफ द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो उसने ये चैलेंज किया कि जो उनका सिग्नेचर को ऑब्टेन किया गया था वो फॉल्स थी, झूठे तरीके से, और वो लोग 1 साल से ज़्यादा तक अलग नहीं रह रहे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड के दिस सबऑर्डिनेट टू बिफोर पासिंग अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल मस्ट बी सैटिस्फाइड ऑफ द फैक्ट दैट द कंसेंट वाज नॉट ऑब्टेन बाय फ्रॉड। आप किसी से जोर ज़बरदस्ती झूठ बोल के फ्रॉड कमिट करके कोर्जन के थ्रू किसी भी किसी से जोर ज़बरदस्ती फ्रॉड के थ्रू आप उनसे साइन नहीं ही ले सकते म्यूचुअल कंसेंट के लिए, तो ये भी ग्राउंड माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फेलियर टू ओबे डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड दैट पार्ट 3 ऑफ द वीडियो विल कंटेन द फेलियर टू ओबे डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट। ये पोर्शन कंप्लीट होगा, देन द ग्राउंड्स क्या होते हैं, फिर बाइगेमी, रेप, सोडमी, बेस्टैलिटी, repudiation of the marriage, irretrievable background of marriage is a ground of divorce, then petition for the divorce, remarriage of divorced person, जो पर्सन डाइवोर्स ले लिया वो कैसे दोबारा शादी कर सकता है। अब jurisdiction of the court, कौन कौन सी कोर्ट का jurisdiction है, और फाइनली कंक्लूजन। तो पार्ट 3 वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा डाइवोर्स के ग्राउंड्स एकदम डिटेल्ड में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग लैंडमार्क केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बोथ आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अगर आपको लैंडमार्क case law, तो after completion of this entire lecture, this like part 3 also, then we will come to landmark case laws. Till then, stay tuned, stay connected, stay happy. Bye bye.